सारे लोग अगर एक साथ आ गया, मान लीजिए कि हरा भी दिया, एक साथ रह पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है लोगों के सामने। अब ये मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आप गारंटी दे सकते थे क्या कि अमरिंदर सिंह जो इतने बड़े पैमाने पर आए थे वो अंत तक रहे? या आप ये कह सकते हैं कि गहलोत के खिलाफ कुछ गड़बड़ी नहीं हो सकती है? आप मुझे बताइए कि शिवराज चौहान बिल्कुल सुकून से अपने चेयर पर बैठे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। पॉलिटिक्स में हमेशा ये होता है, आप आ गए, प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, तो मैं भी अपना षड्यंत्र चलाऊंगा ये कहकर कि वो यहाँ क्यों बैठे हैं, मैं भी आ जाऊँ वहाँ। तो ये लाजमी है। ये नहीं है कि कोई भी पार्टी में, क्या बाइडेन के खिलाफ डेमोक्रेट्स नहीं है क्या? ट्रंप के खिलाफ रिपब्लिकन नहीं है? ममता बनर्जी कोई फेस बन सकती है पीएम क्यों के नहीं लिए? बन सकती है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बनेगी, मैं कह रहा हूँ बन सकती है। बन सकती है, क्यों नहीं? और कांग्रेस वो मान लेके? वो तभी बन सकती है यदि कांग्रेस माने। और तो इसलिए उस समय पर जबकि हम जीत चुके हैं, तब हमें देखना पड़ेगा परिस्थिति क्या है, और उस परिस्थिति के अनुसार हमें तय करना होगा कि किसको बनाना है। यहाँ प्रतियोगिता होना ही नहीं चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि हम एकता को बना रहे हैं, न केवल बीजेपी को हराने के लिए, लेकिन सरकार को चलाने के लिए, हमारे संविधान को बचाने के लिए, हमारे मूल असूलों को कायम रखने के लिए, सेक्युलरिज्म को जीवित रखने के लिए। इसलिए हम कर लड़ रहे हैं। आप शायद अकेला है जिनके साथ कम्युनिज्म का कभी ताल्लुकात रहे हुए करते थे। आप कांग्रेस में हैं और टीएमसी का साथ भी आपका कभी कुछ रिलेशंस था, कुछ दिन के लिए, छोटा सा। नहीं, मैं तो नेशनल सेक्रेटरी था टीएमसी का। हाँ, लेकिन बहुत कम टाइम के लिए। इसलिए कि मैं बंगाली नहीं बोल पाया, तो मैं कलकत्ता आया, और ममता के जो इर्द गिर्द वो 4-5 लोग थे तब, अब तो बहुत बड़ी लीडर बन गई हैं, उस समय शुरू में थी, तो उनके साथ जो कोई 10 लोग हुआ करते थे, वो सब आपस में बंगाली बोलते थे और मेरे कुछ समझ में ना आया। और मैं कितने बार उनसे कहूँ कि बताइए कि क्या बात हो रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तो यहाँ के लिए सही नहीं हूँ, तो इसलिए मैं छोड़ा। मैं किसी पार्टी में नहीं गया, मैं तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा तमिलनाडु में जाकर। इसलिए जब बंगाल में आके आप देखते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का ही कोई भी नामो निशान नहीं है, एक भी सीट नहीं है, आपको क्या लगता है? मुझको लगता है कि ये भी एक हकीकत है और कि हमें इस हकीकत को स्वीकार करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे 0 सीट्स हैं, हमारे अधीर रंजन चौधरी हैं, तो उधर है तो असेंबली में कम तो से कुछ कम नहीं है, वो 0 ही है। तो इसलिए मैं आपकी बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि हम हैं ही नहीं। हाँ, ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि हमारी औकात बहुत कम हो गई है और कि ममता की औकात जो है वो बहुत बढ़ गई है। लेकिन मूल तौर पर मैं समझता हूँ कि जो नीतियाँ ममता यहाँ अपना रही हैं वो वही हैं जो कि यदि कांग्रेस का मुख्यमंत्री होता वो अपनाता। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने यहाँ पर लेफ्ट का हाथ पकड़ लिया था? तो वो पकड़ते हैं, कभी कभी छोड़ते हैं, कभी कभी न। तो और आप कह रहे हैं कि हमने उनका हाथ पकड़ा, वो भी हमारे हाथ पकड़े हैं ना। तो इसलिए जबकि आप विपक्ष में हो तो भटकते हो, इधर उधर रास्ता ढूंढने में निकालते हो। लेकिन मुझे लगता है कि यदि ये सारे जो लीडर्स मैं बता रहा हूँ आपको, सब कांग्रेस में थे। सही, इसीलिए मैं जगन मोहन रेड्डी, उनके पिता, वो चाह रहे थे कांग्रेस में रहने का, और हम ही ने गलती की कि उनको निकाला। वैसा ही केसीआर हमारे साथ रहते, यदि हम गलत तरीके से वहाँ अपना काम नहीं करते तेलंगाना में। नवीन पटनायक के पिताजी कौन हैं? बिजू पटनायक, एक महान कांग्रेसिया, यहाँ असम, बिहार में, सॉरी
बंगाल में कौन है? एक महान कांग्रेसिया। वैसे ही महाराष्ट्र में कौन है? शरद पवार, महान कांग्रेसिया। तो इसलिए वो अपने अपने नए हैसियत को कायम रखें, लेकिन कांग्रेस लेकिन हम जानते हैं कि वो सब बुनियादी तौर पर कांग्रेसिया हैं। तो इसका मतलब है कांग्रेस बिल्कुल कालिदास की जैसे है, जिस पेड़ पे बैठे हुए है उसी का डाल काटते गया और इसी सुसाइड कर लिया आखिर में। लेकिन कौन बैठता है? वो तो गिर गया था। आप कहते हैं सुसाइड कर दिया था, हम सुसाइड कर चुके हैं क्या? आप मुझे क्यों बुला रहे हैं इस प्रोग्राम में? क्योंकि आप जानते हो कि कांग्रेस के तरफ से और भी कुछ कहने का है, और भी कुछ दिन जीने का है। और मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे जैसे घटिया कांग्रेसमैन को न बुलाइए अपने प्रोग्राम में, कोई ऐसे व्यक्ति को बुलाइए जिसकी हैसियत आज तक बनी हुई है ये गांधी परिवार की आंखों में। मुझको तो उन्होंने छोड़ दिया है और पार्टी के पास मुझे बुलाते नहीं हैं, मुझको कोई पद नहीं दिया है। तो मैं तो इस पार्टी फिर भी से स्पेशल इन्वाइटी करके तो रखे हैं अभी। क्या स्पेशल इन्वाइटी? तो मैं कब था 1999 में मेरे ख्याल में, और तब कभी बुलाया नहीं मुझको। स्पेशल इन्वाइटी बनाकर मुझको स्पेशल इनविटेशन कभी उन्होंने नहीं दिया, लेकिन मुझे और कुछ जिम्मेवारियां दी। तो अब मेरा ज़माना ख़त्म हो गया है। मेरा ज़माना मतलब कांग्रेस के आंखों में। लेकिन मैं तो समझता हूँ अपने को कि मैं एक महान कांग्रेसमैन हूँ, और कि पार्टी मुझे न माने तो मेरे दिल से उस पार्टी को नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैं कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस का कुछ लोग कहते हैं कि आप इतना आउटस्पोकन है, जब भी आप कुछ बोलते हैं वो बीजेपी का कुछ ना कुछ फ़ायदा कर देते हैं। जैसे 14 में आपने बोला कि चाय वाला पीएम नहीं बन सकते, तो मोदी ने जीत गए। फिर आपने बोला था मोदी जी को कि वो नीच आदमी, वो भी बूमेरंग हो गया। मैंने कभी मोदी को चाय वाला नहीं कहा। मोदी ने खुद अपने को चाय वाला कहा, लेकिन वो मेरे शब्द मरोड़ते हैं। मैंने कहा नीच किस्म के आदमी हैं। इस संबंध में मैंने कहा क्योंकि पहले दिन जब बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन था, तब इन्होंने कहा था कि राहुल जी बाबा अम्बेडकर के बारे में क्या जानते हैं, जबकि वो बाबा भोलेनाथ के खोज में निकले हुए हैं। तो मैंने कहा ये असभ्य चीज़ है कहना। आपने तो कराची में शायद इंडिया का पहला कौंसल जनरल था जी। आपको क्या लगता है कि कभी अब इतना हमने बड़ी गलती की है शुरू से, खास तौर पर बांग्लादेश बनने के बाद। वहाँ पाकिस्तान में मंशा बदल गया है। बांग्लादेश बना 1971 में और मुझे भेजा गया कराची ठीक 7 साल बाद। मैं 14 दिसंबर 1978 को वहाँ पहुँचा, और मेरे मन में भी यही था कि मैं दुश्मन देश में आया हूँ और कि मुझे अपना बचाना होगा। और इसलिए मैंने एक लाइब्रेरी शेल्फ पूरा कश्मीर की किताब खरीद कर ले गया था। लेकिन पूरे 3 साल में 1-2 लोगों ने शायद मुझे कश्मीर का जिक्र किया होगा, लेकिन और किसी ने नहीं किया। और मैंने देखा कि मैं सही उनका सेवा करूं, तो मेरे कॉन्सुलेट में जब 1 लाख वीज़ा में दे रहा था, तब क्या कहते हैं स्लोगन्स उठाने लगे आम लोगों से कि हिंदुस्तान के कौंसल जनरल जिंदाबाद जिंदाबाद, यहाँ कोई पाबंदी नहीं, यहाँ कोई रिश्वत नहीं, हिंदुस्तान के कौंसल जनरल जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी वहाँ वो हमारे साथ है या वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, और हम उसको मौका नहीं देते। हम उसका सहारा नहीं ले रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। इसलिए वहाँ के जो जमाते इस्लामी के मेयर थे, जब मैं बाद में 1996 की बात है, मैं पहले इलेक्शन में जीत चुका था, दूसरे में मैं हारा, और उसके बाद मैं कराची गया, और वही थे रहे, अब्दुल सत्तार था उनका नाम, अब्दुल सत्तार अफ़गानी। तो अफ़गानी साहब ने मुझसे कहा कि
तुम वहाँ इंडिया में जाकर इलेक्शन लड़ते हो, यहाँ लड़ते तो तुम्हें हराने की किसकी हिम्मत होती। अब ऐसे रिश्ते बन सकते हैं और ये हम करने को तैयार नहीं हैं। किसके वीज़ा बंद होते हैं? हाफिज सईद के नहीं, आम आदमी का। किसको बताया जाता है कि तुम गद्दार हो क्योंकि तुम इंडियन पिक्चर देखते हो? आर्मी कमांडर को नहीं, आम आदमी को। किसको कहा जाता है कि आप हिंदुस्तानी अखबार नहीं पढ़ सकते हो? प्राइम मिनिस्टर को नहीं, आम आदमी को। तो जिस देश में आम आदमी हमारे साथ आने को तैयार है, तो कम से कम उन पर हम क्यों पीड़ा लगाते हैं? अभी ये दो देश के बीच में कोई मिलाप हो सकता है क्या? कोई हो सकता है और दिखा भी दिया है। जब राजीव प्रधानमंत्री थे तो वो पाकिस्तान गए और उन्होंने कुछ समझौताएं की, लेकिन उन्हें बाद में बताया कि बेहतर होता कि मैं ज़िया के ज़माने में जाता, क्योंकि कम से कम उसका पकड़ था। बेनज़ीर के साथ समझौता करके वो अपने तरफ से वो पकड़ नहीं रख पाई। तो हकीकत ये है कि मिलिट्री वालों के साथ हमारा समझौता हो सकता है, वहाँ के सिविलियन पॉलिटिशियंस एक दूसरे से इतना लड़ते हैं कि कोई भी कदम वो उठाएं उसका उल्लंघन करने के लिए वो तैयार हैं। तो इसलिए हमें भरोसा रखना चाहिए वहाँ की जनता पर। वो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उनकी गुडविल हम मांगते रहें। और क्या करने का है, कुछ खास करने का नहीं है। उनको अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, उनको यहाँ आकर फतेहा पढ़ने के लिए आप वीज़ा दे दीजिए। मेरे ज़माने में मैंने 3 लाख वीज़ा दिए पाकिस्तानियों को, वो भी कराची के एरिया से, सब महाजिर जो हिंदुस्तान से गए हुए हों। किसी एक व्यक्ति को यहाँ की पुलिस ने पकड़ा नहीं, ये कहकर कि वो कुछ गलत काम कर रहा हो। तो उनको आप क्यों दंड दे रहे हो कि हाफिज सईद अपना टेररिज्म कर रहा है, उसको रोको, जो करना है आपको करो। लेकिन इस बेचारे को अपनी बहन से, अपने बाप से, अपने माँ से मिलने के लिए आप इतराज़ जताते हो, आप पाबंदियां लगा देते हो। तो ये क्या फॉरेन पॉलिसी बनी? अभी अफगानिस्तान का भी जो स्थिति है, इसको ठीक करने के लिए पहला कदम ये है कि हमारे एम्बेसडर हों इस्लामाबाद में, क्योंकि काबुल का रास्ता इस्लामाबाद से जाता है, और कि काबुल में हमारे डिप्लोमेट्स हों। कोई मिशन ही नहीं है वहाँ, किसी से हमारा संपर्क नहीं है, और वहाँ लगे हुए हैं आखुंडज़ादा, सुप्रीम लीडर, आखुंड लगे हुए हैं, प्रधानमंत्री, हम उन्हें जानते नहीं हैं। हम जानते हैं बारादारी को, जो कि अब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, लेकिन उसको ख़त्म करने के लिए। और एक और हैं, अभी हक्कानी भी है ना उधर, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया। बाकी सभी लोग हक्कानी के लोग हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी वो वहाँ बैठा है और आप उनके साथ संपर्क नहीं कर रहे हो। और जो माइनॉरिटीज़ के मिनिस्टर्स हैं, 2-3 हैं, एक ताजिक है और ऐसा कुछ है, कोई 2-3 लोग हैं, उनके साथ हमारा संबंध टूट गया है। तो मैं भी हनोई में रहा हूँ, जबकि हर दिन बम फेंके जा रहे थे हनोई पर, हम वहाँ डटे रहे। यहाँ अफ़गानिस्तान में जबकि पूरा दंगा चल रहा था, हमारे लोग वहाँ थे काबुल में। हम फॉरेन सर्विस में होते हैं क्योंकि एक जवान जैसे हम फ्रंट लाइन पर जाकर बैठने को तैयार हैं। और हम मिशन न रखें, यूनाइटेड नेशन में जाकर चीख रहे हो कि नहीं सही लोग नहीं हैं, तो फ़ायदा क्या? तो आपने उनसे कहा कि हम आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो वो आपसे क्यों रिश्ता रखेंगे? पाकिस्तान से हम कहते हैं कि हम आपके यहाँ दूत नहीं भेजेंगे, वो कहते हैं बड़ी खुशी की बात है, तो हमारी जो अंदरूनी हकीकत है वो आप तक नहीं पहुँचेगा। मुश्किल जगह में फॉरेन सर्विस होना चाहिए। लंदन में बैठाते हो, देश है कहाँ, वो कौन चीज़ है,
क्या इस द्वीप का की अहमियत है। लेकिन सैकड़ों लोगों को हम लंदन भेजते हैं, वॉशिंगटन भेजते हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में किसी को नहीं भेजते। एक तरफ आपका कांग्रेस के ऊपर इतना अभिमान है, आपको बार बार ऐसे ठुकराया गया है, अब भी आप कह रहे हैं कि ये लोग आपको दूर कर दिया, आप इन लोगों से दूर नहीं हटे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी सही है कि आप फिर भी कहते हैं कि यही लोग हैं, ये लोग पर ही विश्वास करना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो जाता? कुछ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें चाहते हैं और बीजेपी का कार्यकर्ता तय नहीं करेगा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे, और टीवी 9 भी तय नहीं करेगा कि हमारे प्रेसिडेंट कौन होंगे। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने तय कर लिया है कि वो इस परिवार को चाहते हैं। उनका बर्ताव मेरे साथ अच्छा हो या बुरा हो, उससे कार्यकर्ता का कोई मतलब नहीं है। और फिर मुझको कितना दिया गया है इस परिवार की तरफ से, जबकि 1985 में राजीव ने मुझको अपना एक एड बनाया पीएमओ में, तब से लेकर 5 साल छोड़िए तब तक ये परिवार मेरे साथ रही। जबकि राजीव नहीं रहा, राजीव तो चला गया था 1991 में। उसके बाद मैं पॉलिटिक्स में 25 साल रहा हूँ और नहीं रहता यदि ये परिवार नहीं होती। तो ज़माने में वो मेरे साथ थे, अब किसी कारण, और ये कारण आप उनसे पूछिए क्योंकि मुझको तो बताते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने मेरा साथ दिया है। अब मेरा उम्र हो गया है और मैं अपनी लॉयल्टीज़ बदलने को तैयार नहीं हूँ। आपका जो ऑटोबायोग्राफी है उसका काम तो चल रहा है, आई होंगे साल भर में, तो बहुत ही एक्सप्लोसिव कुछ होगा क्या? नहीं, यही तो आप लोग चाहते हैं कि कुछ एक्सप्लोसिव हो, और 2 पृष्ठ को लेकर आप इसको बिकवाएंगे या छोड़ेंगे। तो मैं आपके लिए नहीं लिख रहा हूँ, ये अपने परिवार के लिए लिख रहा हूँ, ताकि परिवार के समझ में आए कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या रही है। और मेरे अब 6 पोते हो गए हैं, 6 ग्रैंड चिल्ड्रन, 12 साल से कम उम्र के हैं। अभी कोई 5-6 साल के अंदर उनको पता लगेगा कि उनके जो ग्रैंडफादर हैं उन्होंने भी कुछ दुनिया में किया है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि उस समय जबकि वो 20 साल के हों या 30 साल के हों, वो इस किताब को लेकर देखे कि हुआ क्या हमारे ज़माने। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, और एक्सप्लोजन के लिए मैं आप पर छोड़ रहा हूँ कि आप खोज निकालिए कि 2 पंक्तियाँ होंगी जिसमें कि कुछ सेंसेशन बनाने का मौका हो, बस बनाइए, मैं तो रोक नहीं सकता। कोई अभी भी पॉलिटिक्स से आपका कुछ उम्मीद, कोई इच्छा है? आशा तो है, इच्छा तो है, लेकिन उम्मीद नहीं है। इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, मेरे समझ में नहीं आता है क्यों। इन्होंने मुझको दंड दिया है, 9 महीने मुझे पार्टी से निकाल कर रखा। उस दिन से लेकर आज तक राहुल मुझे नहीं मिला। सोनिया गांधी एक बार मुझसे टेलीफोन पर बात की उन्होंने, प्रियंका के कहने पर, और 1-2 बार मैं प्रियंका से मिला हूँ, लेकिन पिछले 1 साल से मुलाकात नहीं हुई है। हालांकि मेरे फ़ोन में अब तक वो मैसेज है कि मैं दिल्ली से बाहर हूँ और लौटते ही मैं आपसे संपर्क करूँगी। तो इन्होंने मुझे छोड़ा है। क्यों छोड़ा उन्होंने मुझे नहीं बताया, और यदि आप उनको टीवी 9 में बुला सकते हैं और पता करवा सकते हो तो मुझे बता दो। मैं बंगाली सीखने को तैयार हूँ ये समझने के लिए कि मेरे साथ ये बुरा बर्ताव क्यों हो रहा है। हमारे साथ टाइम बिताने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू।